Once again, a great greetings to you all students. Welcome back to my channel. Now I am going to deal with the last and fourth topic of this chapter, the living world, which is taxonomical aids, right? अब ये taxonomical aids होता क्या है स्टूडेंट? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एड्स का मतलब होता है कोई भी औजार, हथियार या टूल्स, राइट? कोई भी टूल हो गया, औजार हो गया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कोई काम को करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं टूल्स, ठीक है? इसी तरह से अगर हम टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए, टैक्सोनॉमी को रीड करने के लिए हम जिन औजारों का, हथियारों का, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है स्टूडेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, एड्स का मतलब हुआ वो चीज जो हमें हमारे काम को करने में मदद करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स? तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. एनसीईआरटी कहता है कि टैक्सोनॉमी के कारण हम विभिन्न प्रकार के स्पीशीज़ के बारे में पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, जो हमें चाहे वो प्लांट के हों, चाहे एनिमल्स के हों, चाहे वो माइक्रोब्स के हों, लेकिन वो हमें कहाँ यूज़ आते हैं? तो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में और इन जनरल हमारे टोटल बायो रिसोर्सेज के बारे में जानने में वो हमें मदद करते हैं। ठीक है, these studies would require correct classification and identification of organisms. अगर हम सही से टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है क्या चीज़ में? करेक्ट क्लासिफिकेशन में और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। हम ऐसे ही किसी चीज़ को क्लासीफाई और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स नहीं मालूम होगी, है ना? नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। यहाँ पे एक पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जब तक हम फील्ड वर्क में नहीं जाएंगे, लैब वर्क में नहीं जाएंगे, मतलब एज अ साइंटिस्ट जब तक हम वर्क नहीं करेंगे हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे, किसी चीज़ के कैरेक्टर के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो साइंस हमें कहता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें उसके लिए लगना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे जब हम लगते हैं तभी हम उस चीज़ की जानकारी ले पाते हैं और सही जानकारी ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। यानी कि कलेक्शन करना एक्चुअल स्पेसिमेन का, राइट स्टूडेंट? एक्चुअल स्पेसिमेन हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम फील्ड वर्क करेंगे या फिर जब हम लेबोरेटरी वर्क करेंगे, जब हम ट्रू रियल में वर्क करेंगे तभी हमें एक्चुअल स्पेसिमेंस मिलेंगे और हम अपने जानकारी को और इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है कि प्राइम सोर्स टैक्सोनॉमिक स्टडी का क्या है? तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस एंड चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, ये जो है वो बेसिक चीज़ है टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फील्ड वर्क करना होगा या फिर लैब वर्क करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। अगर हम ट्रू लर्नर हैं, अगर हम सही में सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी में अपना नॉलेज आगे बढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है बायोलॉजी का, टैक्सोनॉमी, राइट? टैक्सोनॉमी में हम बहुत सारे प्लांट्स और या फिर अगर वो एनिमल्स का है तो हम सब की जानकारी ले पाते हैं क्योंकि इसमें विभिन्नताएं हैं, बायोडाइवर्सिटी है इस फील्ड में। तो बहुत सारे साइंटिस्ट या रिसर्चर जो होते हैं उनका इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो वो टैक्सोनॉमी को अगर अपना ब्रांच चुनते हैं तो वो फील्ड वर्क करना चाहते हैं या फिर लैब वर्क करना चाहते हैं। वो एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर आप सिस्टमैटिक्स को सही से जानना चाहते हैं, है ना, सिस्टमैटिक्स उस दिन हम लोग पढ़े थे ना, सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स होता है एक ब्रॉड ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम होल एंड सोल
ओवरऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे को, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, मोनेरा हो या फिर प्रोटिस्टन हो, राइट। किसी के भी बारे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें सिस्टमैटिक्स में जाना पड़ता है। सिस्टमैटिक्स हमें सिर्फ कैरेक्टराइजेशन ही नहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही नहीं, बल्कि हर एक ऑर्गेनिज्म का, उसके पीछे के ऑर्गेनिज्म, उसके आगे के ऑर्गेनिज्म, उसके अगल बगल के ऑर्गेनिज्म का जो चेन है, उन सब के बीच में भी उनका एक रिलेशनशिप बताता है, यानी कि इवोल्यूशनरी चेन बताता है। जब हम इन सब की एक साथ स्टडी करते हैं तो वही हमारा ब्रॉड ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक के अंदर ही टैक्सोनॉमी आता है, और टैक्सोनॉमी में मेनली बस एक इवोल्यूशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के बारे में जाना जाता है। तो फिलहाल हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमें मदद करने वाली हैं टैक्सोनॉमी में, यानी कि क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में हम उस टॉपिक को डील करने आए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी इज आवर बेस एंड इट इज द बेस ऑफ ऑल इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Yes, all Indian competitive exams are based on NCERT syllabus, right? यहाँ पे कहता है कि it is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimens. ठीक है, तो जब हम सिस्टमैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जब हम कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं, जब हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के लिए फील्ड वर्क करते हैं, लैब वर्क करते हैं, तो हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो करेक्ट होता है, ट्रू होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे सभी चीज़ को देखते हुए हमने करेक्ट इंफॉर्मेशन को गैदर किया। In some cases the specimen is preserved for future studies. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व भी किया जाता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टूल्स, राइट। तो यहाँ पे कहता है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पेसिमेंस को क्या करते हैं, कैसे रीड करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स की मदद से स्टडी करते हैं और साथ ही साथ स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारा हमारा ये सिंपल जो टूल्स एंड टेक्निक था वो आने वाला है। तो वहाँ पे क्या क्या हमारा टूल्स है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है उसमें सबसे पहले जो मेरा लिस्ट में आता है वो है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है स्टूडेंट, तो हर्बेरियम आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाना चाहते हैं कि ये जो इस टाइप का अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, ये पेज में जो है स्टूडेंट, पेज में इस तरह से किसी लीफ को लेके और उसको ड्राई करने के बाद, शेड ड्राई करने के बाद जब उसको चिपका दिया जाता है और यहाँ पे उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशंस को लेबलिंग कर दी जाती है और इनकी फाइल बना के रख दी जाती है स्टूडेंट, तो इसे हम कहते हैं हर्बेरियम। यानी कि हर्बेरियम जो हमारा फर्स्ट टूल है वो एक तरह का स्टोर हाउस है, रिजर्वायर है स्पेसिमेंस का, जो ऑलरेडी ड्राइड यानी कि शेड ड्राई कर दिए गए हैं, प्रिजर्व कर दिए गए हैं और उनके बारे में वहाँ पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को लेबलिंग कर दिया गया है। बस हमें जाना है, खोज के निकाल के, कैटलॉग देख के और उनका लिस्ट देख के और निकाल लेना है कि हाँ यहाँ पे ये इस प्लांट का पार्ट है या इस एनिमल का पार्ट है। जनरली प्लांट के लिए ही हर्बेरियम बनाया जाता है स्टूडेंट। एनसीईआरटी कहता है कि हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। यानी कि शीट्स पर जब कोई प्लांट के पार्ट को पहले से ही ऑलरेडी ला के ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा गया रहता है, उसको उस शीट पे चिपका दिया जाता है, उसको पॉलीबैग से अच्छे से चिपका के और नीचे में उसके बारे में लिस्टिंग कर दी जाती है। तो ये एक तरह का स्टोर हाउस हो गया जिसे हम कहते हैं हर्बेरियम। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड
किस हिसाब से इनको अरेंज किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, चाहे वो कुछ भी हो, यानी कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आप समझने की ज़रूरत है कि हर्बेरियम होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी दिखाया है कि ये इस टाइप के जो पौधे, इस टाइप का कुछ शीट होगा, वाइट शीट होगा, मेरा थोड़ा पुराना हो चुका है। शीट में जब हम पेपर पे किसी प्लांट स्पेसिमेन को रख के उसको प्रिजर्व करके और उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन जब यहाँ नोट आउट कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है, क्या है, तो एक तरह से हम यहाँ पे सारी जानकारी निकाल सकते हैं हर्बेरियम के बारे में, है ना, कि हर्बेरियम क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक तरह का स्टोर हाउस है जिसमें शीट्स पे प्लांट स्पेसिमेन को ऑलरेडी ड्राई करके, प्रेस करके और उसको प्रिजर्व करके नोट चिपका दिया गया है, ग्लूड कर दिया गया और उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन लेवल कर दिया गया है स्टूडेंट, वही कहलाता है हर्बेरियम। तो अब हम आते हैं कि लेबलिंग क्या होती है। यहाँ पे हर्बेरियम की लेबलिंग क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल एंड बॉटैनिकल नेम्स, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। यानी कि हर्बेरियम में मेनली क्या क्या लिखा जाता है, तो हर्बेरियम में मेनली लोकल एंड साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, यानी वो पौधा, वो जो चीज़ था, वो लीफ था या कुछ भी था, जो भी था मेरा सामान, वो स्पेसिमेन वो हमने कहाँ से कलेक्ट किया है, एक वो बात वहाँ पे लिखी जाती है। और उसके बाद वहाँ पर उस हर्बेरियम के बारे में जिसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम उसमें लिखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात है हर्बेरियम शीट की साइज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हर्बेरियम शीट की साइज जो होनी चाहिए स्टूडेंट, वो 42 इंटू 29 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर अगर इंचेस में देखते हैं तो वो 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो हर्बेरियम बनाने के लिए क्या स्टेप्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले कलेक्शन करना होता है, फिर प्रिपरेशन करना होता है, फिर प्रेसिंग करते हैं, फिर माउंटिंग करते हैं, फिर फ्रीजिंग करते हैं, और इस तरह से करके उनका सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके और तब हर्बेरियम को तैयार किया जाता है। लास्ट में उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनके प्रॉपर डेट, जिस डेट को वो खोजा गया था वो डेट, जिस जगह से खोजा गया था वो जगह, जो उसका लोकल नेम है वो नेम, जो बोटैनिकल नेम है वो बोटैनिकल नेम, जो जिस साइंटिस्ट ने, जिस कलेक्टर ने उसको खोजा है, कलेक्शन जिसने किया उसका नेम, और इस तरह से हम उसके बारे में सब कुछ लेबलिंग नीचे में राइट साइड में कर सकते हैं, किया जाता है। मतलब कि बाहर में जहाँ पे भी स्टोर हाउस है हर्बेरियम का, वहाँ पर इसी तरह से आपको ये हर्बेरियम मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि these specimens along with their description और herbarium sheets become a storehouse और repository for future use। ये एक तरह से स्टोर हाउस हो गया, रिजर्व हो गया, रिपोजिटरी हो गया, जहाँ पे हम कभी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के जानकारी ले सकते हैं। The herbarium sheets also carry label providing information about date and place of collection, English local and botanical name, family and collector's name etc. Herbaria also serve as quick referral systems in taxonomical studies. Student, ये नीट का क्वेश्चन है। नीट क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार कि which of the following aid work as क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। क्विक रेफरल सिस्टम यानी जल्दी से हम किससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में, तो वो है हमारा हर्बेरियम। आंसर इज हर्बेरियम, राइट। तो ये यहाँ पे हमने ये सब जानकारी ले ली। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉटैनिकल गार्डन। स्टूडेंट, बॉटैनिकल गार्डन सबसे इजी
एड है। जैसे हम सब ने देखा है, हम सब घूमने जाते हैं तो बॉटेनिकल गार्डन जरूर जाते हैं, है ना, आप भी गए होंगे। ये गार्डन रहता है, मतलब बड़ा सा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर साइज के, हर टाइप्स के प्लांट होते हैं। मैंने भी देखा है लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पर उस लॉयड बोटेनिकल गार्डन की सबसे स्पेशलिटी अगर कुछ है तो वो है वहाँ का ऑर्किड कलेक्शन। वो जो वहाँ ऑर्किड्स थे डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट, वो बहुत ही बेहतरीन था, वो कलेक्शन वो बेस्ट है। और उसके अलावा वहाँ पे कैक्टस का भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन में होता क्या है, हम सभी जानते हैं, जो भी वहाँ पे प्लांट होगा, यानी उसे हम अब प्लांट नहीं कह सकते, प्लांट स्पेसिमेन कह सकते हैं। तो जो भी प्लांट स्पेसिमेन होगा, स्पेसिमेन मतलब सैंपल, तो प्लांट स्पेसिमेन होता है, उस पर एक बोर्ड टंगा होगा। आप गौर कीजिएगा स्टूडेंट, एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे उस प्लांट का लोकल नेम एंड बोटेनिकल नेम जरूर लिखा रहता है, ठीक है। तो हर एक प्लांट स्पेसिमेन की लेबलिंग की जाती है, एक बोर्ड लगाया जाता है वहाँ पे, और उस पर उसका लोकल नेम, बोटेनिकल नेम और कहीं कहीं पे फैमिली भी ऑलरेडी रिटन होती है। तो बोटेनिकल गार्डन जो है वो लिविंग स्पेसिमेन का कलेक्शन है, ठीक है। लिविंग प्लांट स्पेसिमेन का अगर कलेक्शन है कोई टैक्सोनॉमिकल एड में, तो वो है बोटेनिकल गार्डन। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज the repository or a storehouse of living plant specimen, right? The answer is botanical garden, right? तो यहाँ दिया है एनसीईआरटी में कि these specialized gardens have collections of living plants. For reference, plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. तो हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया बोटेनिकल गार्डन। इस बोटेनिकल गार्डन के बारे में हम सभी जानते ही हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नई बात ये है स्टूडेंट कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे बोटेनिकल गार्डन का नाम बताइए, या इंडिया लेवल पे बेस्ट बोटेनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, रियो डे जेनेरियो, ठीक है। रियो डे जेनेरियो बोटेनिकल गार्डन ब्राजील का सबसे बड़ा है। उसके बाद है फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, फिर है ब्रुकलिन बोटेनिकल गार्डन यूएसए, शिकागो बोटेनिकल गार्डन यूएसए एंड क्रिस्टन बॉस बोटेनिकल नेशनल बोटेनिकल गार्डन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इतने सारे जो बोटेनिकल गार्डन हैं ये सभी वर्ल्ड लेवल के हैं, और कुछ बोटेनिकल गार्डन इंडिया लेवल पे हैं, जैसे कि हावड़ा का है, ठीक है, हावड़ा बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, कोलकाता का। सेकंड है आपको लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग का, फिर है बोटेनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, फिर है आपको लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु एंड NBRI, द मोस्ट फेमस इज NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। ये सभी काफ़ी बेहतरीन बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे लिविंग प्लांट कलेक्शन होता है। यानी कि यहाँ अगर हम देखें हर्बेरियम में तो हमारे पास किसका कलेक्शन होगा, ठीक है ना, डेड स्पेसिमेन का, डेड स्पेसिमेंस, ठीक है। डेड स्पेसिमेंस किसके, तो प्लांट के, ठीक है। ये कैसा, तो लिविंग स्पेसिमेन, ये लिविंग स्पेसिमेन हो गया, ये डेड स्पेसिमेन हो गया प्लांट का। और यहाँ पे अब हम थर्ड टॉपिक जब करेंगे तब यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया कि इट इज द क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो इसके लिए एक हर्बेरियम के लिए इंपॉर्टेंट बात हो गया कि क्विक रेफरल सिस्टम है ये, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह वर्क करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। और यहाँ पे डेड प्लांट स्पेसिमेन रहते हैं, बट बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होते हैं।
और बाकी डिटेल आपको पता है, हर्बेरियम के बारे में आपको बता दिए कि क्या साइज होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके शीट की साइज। नीट एग्जाम में 1-2 बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है स्टूडेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज म्यूजियम, राइट। म्यूजियम के बारे में भी हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं, स्कूल टूर पे जाते हैं तो हम लोग श्योरली म्यूजियम जाते हैं, राइट। तो म्यूजियम में क्या रहता है, ज़्यादातर म्यूजियम जो हम लोग जाते हैं वो हम लोग आर्कियोलॉजिकल रिसर्च देखने जाते हैं, जो खुदाई के दौरान जो कुछ चीज़ें मिली रहती हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा के टाइम का जो ये स्टैचू वगैरह हो गया या वेसल्स हो गए, उनकी जानकारी मिलती है हमें म्यूजियम में। लेकिन ये साइंस का म्यूजियम है, ये साइंस के म्यूजियम की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आर्ट्स के म्यूजियम की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट। ये जो साइंस का म्यूजियम है ये आप हमें अक्सर देखते होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट, एक रूम ही, एक बड़ा सा हॉल होगा और उसमें जार में बहुत सारे एनिमल्स स्टोर करके रखे होंगे, जैसे स्टारफिश हो गया, कॉकरोच हो गया, मतलब फ्रॉग्स हो गए, इस तरह से सबको प्रिजर्व करके, स्टोर करके रखा जाता है जार में, जिसे हम कहते हैं म्यूजियम। तो म्यूजियम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये प्लांट एंड एनिमल दोनों के स्पेसिमेंस को रखता है। इट इज फॉर प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन बोथ, ठीक है, एनिमल स्पेसिमेन दोनों होता है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या करें, स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और इन अ जार इन प्रिजर्वेटिव्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेन बात क्या है कि प्रिजर्वेटिव्स किसको कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स उसको कहते हैं, ये वो केमिकल होता है जिसमें अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख दिया जाए, डेड बॉडी को रख दी जाए तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, यानी माइक्रोब्स उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो जो लेबोरेटरी में, जो म्यूजियम में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव, वो जनरली फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन होता है। साथ ही साथ इथेनॉल वगैरह का भी यूज़ करते हैं हम, सो दैट कि माइक्रोब्स उस पर अटैक ना कर पाए और उसको खराब ना कर पाए, नष्ट ना कर पाए हमारे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। फिर है कि प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। बहुत बार प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को ड्राई करके भी रखा जाता है। कैसे ड्राई किया जाता है, तो उनके जो फ्लैश होते हैं उनको निकाल के, उनके सिर्फ कवर को प्रिजर्व करके, ड्राई करके और प्रेस करके, और तब उसको उस एनिमल की तरह ही खड़ा करके और उनको रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आता है कि इंसेक्ट्स का भी यहाँ पे प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स का कैसे प्रिजर्वेशन होता है, तो इंसेक्ट्स का प्रिजर्वेशन होता है स्टूडेंट इंसेक्ट बॉक्सेस में, राइट। इंसेक्ट बॉक्स जो होता है उसमें पहले उस इंसेक्ट को ले लिया जाता है, फिर उनको कलेक्शन के बाद किल कर दिया जाता है, फिर उनकी पिनिंग होती है, पिन करके और उनको स्टोर करके इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्वेटिव के साथ रखा जाता है, जिससे हम इजीली उनको देख सकें और माइक्रोब्स उनको खराब नहीं कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है कि लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो लार्जर एनिमल्स हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है, तो उनको उनके फ्लैश को निकाल के और तब उनको स्टफ करके एंड देन प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स में। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, यानी कि म्यूजियम में एनिमल स्केलेटन का भी स्टोर किया जाता है, यानी एनिमल स्केलेटन, ठीक है। एनिमल स्केलेटन भी आपको हमेशा म्यूजियम में दिखेंगे, खासकर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आप जाएंगे तो देखेंगे। तो ये भी जो है वो म्यूजियम का ही एक पार्ट होता है स्टूडेंट, म्यूजियम में ही इनको भी रखा जाता है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। तो म्यूजियम का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। म्यूजियम से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
राइट तो उसका हर पॉइंट लिख दिया जाएगा और किसी एक को इनकरेक्ट करके लिख दिया जाएगा। तो आप उसके सब पॉइंट को जितना भी हमने बताया है हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और कोई एक पॉइंट को अगर इनकरेक्ट किया होगा तो वही है यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आंसर उसी में छुपा होता है स्टूडेंट। कभी भी आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन को अगर आप कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, टाइम दे के पढ़ते हैं, तो आपको आंसर सीधा झलक जाएगा, सीधा दिखता है कि हाँ यही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट वर्ड होगा, इनकरेक्ट वर्ड होगा, मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम, मतलब कोई भी एक की वर्ड होता है जो आंसर में, क्वेश्चन में ही छुपा होता है, जिसके बेसिस पे हम तुरंत आंसर को खोज सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि मुझे नीट करना है, नीट एग्जाम देना, डोंट गेट प्रेशराइज्ड। Always be joyful and enjoy your studies and enjoy question solving student। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग को इंजॉय करना। मेरा हर लेक्चर में मेरा आपको ये स्टेटमेंट जरूर मिलेगा कि स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतना ज़्यादा खुद को नॉलेज से भरा हुआ पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विल फर्दर गो टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज जूलॉजिकल पार्क्स, राइट। द टैक्सोनॉमिकल एड which zoological park is also one of the taxonomical aid in which animals are preserved or living animals are provided their natural habitat condition almost नेचुरल हैबिटेट वाला उनका कंडीशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक रूप से वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में जीते हैं स्टूडेंट, है ना, जिस माहौल में एनिमल्स रहना पसंद करते हैं उसको कहा जाता है नेचुरल हैबिटेट। हाँ, तो जूलॉजिकल पार्क उसी में से एक होता है जहां पर एनिमल्स को बंद करके या कैद करके नहीं रखा जाता, उनको उतनी जगह दी जाती है, उतने सारे पेड़ पौधे, पानी का, हर चीज का सुविधा वहां पे दिया जाता है स्टूडेंट, सो दैट कि वहां पर उनको नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। यानी कि जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं उसमें जो भी एनिमल्स रहते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो वहाँ पे अपना जो उनका नेचुरल बिहेवियर है वो दिखा सके, और हम जब उनको रीड करने जाएं, उनके बारे में स्टडी करने जाएं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने जाएं, तो वहाँ पर हमें उसका बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले उनके नेचुरल फूड हैबिट और नेचुरल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। Children love visiting these parks commonly called zoo, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जूलॉजिकल पार्क्स में हमेशा एनिमल्स को, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है। नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है। तो जूलॉजिकल पार्क्स आर रिलेटेड टू animals, right? Living animals are provided natural habitat। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन टैक्सोनॉमिकल एड्स में से या फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स में से किस में एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स, राइट। We will gather few informations like which is the largest zoological park in the world. This is San Diego Zoo, right? San Diego Zoo, USA is the one of the most largest zoological park in the world. But in India, Erignar Anna Zoological Park is present in Chennai, which is one of the largest zoo present in India, right?
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है की। छोटा सा वर्ड है की, राइट। तो की क्या है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेक्शन है जिससे आपको 2-4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब कंफर्म इससे आ सकते हैं सर्टेनली, बिकॉज यहाँ पे आपको ये जो की है यहाँ से वो सेक्शन शुरू होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, बोटानिकल गार्डन है, ये सब तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं स्टूडेंट। बट जो की, ये जो नया आपको एड मिल रहा है देखने को यहाँ पे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह का एनालिटिकल कलेक्शन है। एनालिटिकल मतलब किसी चीज़ को जब हम छानबीन करके उसके बारे में बहुत सारा उठापटक करके जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं फुल्ली, तो हम कहते हैं कि एनालिटिकल, यानी कि की जो है वो एक तरह का एनालिटिकल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो एनसीईआरटी कहता है कि की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, राइट। या ये की जो है वो एनालिटिकल इंफॉर्मेशन है किसका, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए कीज कलेक्शन है। ये कैसा कलेक्शन है, तो ये सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दोनों के लिए बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है। यानी की को अगर हम देखें तो पहला आता है कि ये प्लांट एंड एनिमल दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। अगर हम सेकंड इसके बारे में देखें तो हम यहां पर जानेंगे कि ये सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दोनों का कलेक्शन है। थर्ड है द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो कीज क्या है, तो कीज है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है ना। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहां पे लिया जाता है, जहां पे इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कहा जाता है कपलेट, ठीक है। जो पेयर होते हैं उन्हें कहते हैं कपलेट। यानी कीज में जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं कपलेट, राइट। दोनों पेयर को एक साथ हम कहते हैं कपलेट, ठीक, कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। यहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होंगे, यानी वाइट ब्लैक, टॉल शॉर्ट, कुछ भी जो भी दोनों कैरेक्टर होंगे उन्हें कपलेट कहा जाएगा, और ये दोनों अपोजिट होंगे। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। यानी यहाँ पर जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, कपलेट कैरेक्टर्स होंगे, लाइक कि मान लीजिए एक होगा वाइट और एक होगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। तो दोनों में एक राइट होगा और एक रॉन्ग होगा, लेकिन दोनों आपको दिया जाएगा ताकि आप दोनों के बारे में जानकारी ले सके, और कोई एक राइट होगा कोई एक रॉन्ग होगा, दोनों को एक साथ कपलेट कहेंगे। एंड ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। यानी कि कपलेट में जो दोनों इंफॉर्मेशन होगा उसमें से ईच स्टेटमेंट को, ईच ऑफ द statement is called lead,
LEAD, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लीड कहलाता है। ठीक है, जो दोनों इंफॉर्मेशन होता है वो कपलेट कहलाता है, एक सही होगा एक गलत होगा, और दोनों को अलग अलग हम एक एक कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों लीड हैं, ये दोनों स्टेटमेंट लीड को रिप्रेजेंट करते हैं। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purposes. Keys में क्या है, तो ये keys जो होता है वो यहाँ पे हमने 3 इंफॉर्मेशन लिया। चौथा इंफॉर्मेशन है कि ये जो की होती है, की स्टेटमेंट की होता है, ये क्या होता है ये, तो यहाँ पे ये हर एक रैंक ऑफ टैक्सा के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, कि ये सेपरेट फॉर ईच रैंक और टैक्सा। ठीक है, जैसे कि की फॉर जीनस, की फॉर जीनस हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा हो जाएगा की फॉर ऑर्डर, राइट। इसी तरह की फॉर स्पीशीज, यानी सबके लिए अलग अलग कीज होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये यहाँ पे 5th पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कीज कैसे होते हैं, तो एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 पॉइंट्स आपको मिला। एक मिला ये कि कीज जो होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, दूसरा मिला कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है, तीसरा इंफॉर्मेशन मिला कि ये सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बेस्ड होता है, चौथा इंफॉर्मेशन मिला कि ये कलेक्शन है किसका, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, और पांचवा मिला कि ये सेपरेट है हर एक रैंक और टैक्सा के लिए, राइट। कीज में जो दोनों स्टेटमेंट एक साथ होता है उसे हम कपलेट कहते हैं, और हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग लीड कहा जाता है स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे अभी 10 मिनट पहले की हम लोग बिल्कुल की से अननोन थे, लेकिन ओनली इन 10 मिनट्स वी नो की वेरी वेल। ठीक है, मान लीजिए कि ये की क्या है, तो ये एक बुक होगा, मे बी इट इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस जहाँ पे सब कुछ एनालाइज करके आपको इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, जिसकी वजह से इसे कहते हैं कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। उस की में प्लांट का भी हो सकता है इंफॉर्मेशन या फिर एनिमल का भी हो सकता है इंफॉर्मेशन। वो की जो होगा वो सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज पे बेस्ड होगा, यानी सिमिलर कैरेक्टर या फिर डिससिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा। उसके बाद वो जो की होगा वहां पर कलेक्शन होगा, कैसे स्टेटमेंट का, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के स्टेटमेंट्स का, जिसे कपलेट कहते हैं, और उसके हर एक पॉइंट को लीड कहा जाता है। उसके बाद ये जो की होगा वहां सेपरेट होगा हर रैंक ऑफ टैक्सा के लिए। ठीक है, हर एक रैंक जो है टैक्सा जो है वो टैक्सोनॉमी में उसके लिए अलग अलग कीज होती हैं। फॉर एग्जांपल की फॉर ऑर्डर, की फॉर स्पीसीज, की फॉर जीनस, की फॉर क्लास, की फॉर फैमिली एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट आपको दिया गया स्टूडेंट, ये कोई भी आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, सो दैट यू मस्ट फोकस ओवर की, राइट। की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी बुक का, इस चैप्टर का द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट पैराग्राफ है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिसको हम अक्सर इग्नोर करके बढ़ जाते हैं। मतलब कि हम सोचते हैं कि कीज खत्म तो चैप्टर खत्म, नहीं स्टूडेंट, इसके बाद भी 2-3 पॉइंट नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जिसको हम हमेशा छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और इस वजह से नीट में जो क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन, बल्कि नीट का क्वेश्चन लेने वाला जो डिपार्टमेंट है सीबीएसई, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आउट ऑफ बुक क्वेश्चन दे दें। उन्हें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देना है स्टूडेंट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर वो बायोलॉजी हो,
उन्हें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देना है, वो उसमें छुपी हुई बातों को निकालते हैं और उसे क्वेश्चन बनाते हैं। और हम सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं। ना ही बोर्ड में आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है और ना ही नीट या कोई भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, राइट। हम पढ़ते नहीं हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, हम उसे हल्के में ले लेते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, बिल्कुल नहीं, राइट। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में जो है वो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। ये हमारा सिक्स्थ टैक्सोनॉमिकल एड है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। आप चैप्टर के लास्ट में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस करके दिया होगा। वहां पर स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि वहां पर डील किया गया है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। फोर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के बारे में वहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं फ्लोरा। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस मतलब इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करके रख दिया गया है, बुक्स बना के रख दिया गया, फाइल बना के रख दिया गया, या डाटा कलेक्ट करके रख दिया गया, या फिर डिजिटल डाटा कलेक्शन करके रख दिया गया। बट ऑल दीज बिलोंग्स टू रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, राइट। तो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस में क्या आते हैं, तो सबसे पहला आता है फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है, ऐसे ये साइंस का वर्ड है, फ्लोरा एंड फौना, राइट। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल। कभी भी आप साइंस को जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं साइंस में जो सिर्फ साइंस के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरा मीन्स प्लांट और फौना मीन्स एनिमल। जैसे बायो मीन्स लाइफ, बट हम जनरल वर्ड में क्या यूज करते हैं, लाइफ, लिविंग। बट हम बायो में, साइंस में क्या यूज करते हैं, बायो मीन्स लाइफ, लिविंग, राइट। इसी तरह से फ्लोरा यहाँ आ गया। तो ये फ्लोरा क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपको अपना एक्सप्लेनेशन में पहले बता देती हूँ। फ्लोरा एक नहीं अनेकों बुक्स होते हैं जिनमें प्लांट के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जिन्हें फ्लोरा कहा जाता है। ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। वर्ल्ड के डिफरेंट बॉटनिस्ट ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने जितने इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए हैं अभी तक प्लांट्स के बारे में, वो सब कुछ फ्लोरा में रिटन होता है। फ्लोरा में जो इंडेक्स होता है, जो बल्कि अल्फाबेटिकल ये बुक होती है, ए वर्ड का एक फ्लोरा होगा, बी वर्ड का एक फ्लोरा होगा, मतलब वहां पर ए से रिलेटेड जितने भी प्लांट होंगे सबका इंफॉर्मेशन होगा, बी से रिलेटेड जितने भी प्लांट होंगे सबका इंफॉर्मेशन होगा। यानी फ्लोरा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, राइट, फॉर प्लांट्स मेनली। तो दिया है कि यहाँ पे क्या है कि फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। किसी खास एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनका एक्चुअल हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कलेक्शन होता है वो फ्लोरा। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे फ्लोरा के बारे में क्या हुआ, फ्लोरा कहता है, क्या कहता है ये, कि ये एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देगा, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन फॉर habitat and distribution, habitat and distribution of plants of a particular area, ठीक है। तो ये फ्लोरा जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है एक्चुअल हैबिटेट का, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का, किसके, तो किसी एरिया के प्लांट्स का, ठीक है। ये हमें इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज का भी इंफॉर्मेशन देते हैं। फ्लोरा सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या देता है हमें, तो इंडेक्स ऑफ प्लांट्स। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट कि फ्लोरा किसका इंफॉर्मेशन देता है, तो ये दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द
प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज। ठीक है, तो फ्लोरा के बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा इंडेक्स देता है हमें, इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, साथ ही साथ ये हमें और क्या देता है? तो ये हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है। किसका? एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, तो फ्लोरा से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है किसी भी प्लांट के एक्चुअल डिस्क्रिप्शन का, एक्चुअल एरिया का, एक्चुअल हैबिटेट का और उसके इंडेक्स का। ठीक है, सेकंड आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या है? तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल क्या करता है? तो मैनुअल क्या देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? ये देता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज ऑफ दैट एरिया। ठीक है, किसी एरिया के स्पीशीज का नाम आइडेंटिफाई करना। किसी एरिया के एरिया में कितने तरह के स्पीशीज हैं, उनके नेम्स का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है स्टूडेंट, उसका जो कलेक्शन है वो कहलाता है मैनुअल। राइट, नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशंस ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ठीक है, जैसे की है, की कैसा रहता है? की इंफॉर्मेशन रखता है किसी किसी जीनस या ऑर्डर के बारे में, तो इसी तरह से मोनोग्राफ भी जो है वो टोटल इंफॉर्मेशन रखता है। कीज में बस सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज होती है, बट मोनोग्राफ में टोटल इंफॉर्मेशन होता है किसी पर्टिकुलर टैक्सा के बारे में। ठीक है, अब आता है लास्ट कैटालॉग्स। कैटालॉग हम जानते हैं, कैटालॉग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कैटलॉग जो होता है उसको उसे बोलते हैं कैटलॉग। तो यहाँ पे हम कैटालॉग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साइंस का टर्म आता है, तो यहाँ पे कैटालॉग बोलेंगे, बट मीनिंग वही है। जैसे डिक्शनरी, किसी चीज को एक सीरीज में हम इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कैटालॉग। क्या है? कैटालॉग आर कंपाइलेशन ऑफ प्लांट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम्स and classification. A catalog is simply a listing of all species organized in a particular way. तो कैटालॉग क्या है? कैटालॉग कंपाइलेशन है प्लांट इंफॉर्मेशन का, जैसे उनके नेम्स का, उनके क्लासिफिकेशन का। तो हम अगर कैटालॉग की बात करें स्टूडेंट, तो कैटालॉग क्या है? कैटालॉग क्या है? तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट नेम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। यानी कि जब हम किसी प्लांट के कैटालॉग को देखते हैं तो हम वहाँ उसके नेम और उसका जितना भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो भी पोजीशन है, जो कुछ भी उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, वो सब कुछ कैटालॉग में मिलता है। ठीक है,
तो इस तरह से स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में लास्ट 5 पॉइंट्स दिया हुआ है आपके चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे एक एक करके डील किया है, बट इसको आप थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फ्लोरा जो है वो एक्चुअल अकाउंट रखता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मैनुअल। मैनुअल क्या करता है, तो मैनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज ऑफ दैट एरिया का इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद आ जाता है आपका मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में भी इंफॉर्मेशन रहता है एक एक करके, है ना। एंड देन लास्ट आता है कैटालॉग। कैटालॉग में इंफॉर्मेशन रहता है किसका, नेम्स एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट स्पीशीज, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, राइट। तो अब आप लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि आप इसके एक्सरसाइज को बनाएंगे, जो लास्ट 13 क्वेश्चंस होता है उसको आप डील करेंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इन्फॉर्मेशन, वो आएगा आपके एक्सरसाइज सेक्शन से, यानी कि यहाँ तक हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। टोटल लिविंग वर्ल्ड जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सेक्शन था, हमने सबको खत्म किया 4 लेक्चर्स में। अब फर्दर हम जो काम करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज पे और नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे नीट में और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका एक कलेक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।